अस्सलाम वालेकुम शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अदालती महाज पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और जैसे जैसे सियासत गर्म होती है अदालतों के अंदर एक्टिविटी भी गर्मा गर्म हो जाती है। हर तरफ यही मौजू बहस है कि जहां अपोजिशन की तरफ से हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की तैयारियां अरूज पर पड़ रही हैं, रहबर कमेटी के इजलास हो रहे हैं, APCs हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से मुकदमात की समातों में भी तेज़ी नज़र आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस जो हैं उस हवाले से अपीलों की समात के अंदर एक नया मामला खड़ा हो गया कि आया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया जाए या ना दिया जाए। अदालत ने फिर एक मरतबा जो है वो उसकी मोहलत दी है, लेकिन एक बात ये भी तय है कि 9 माह में वफाकी हुकूमत जो है उसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो जाके तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो कि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला तय पाए थे उस हवाले से तस्दीक करती। तो कुछ कानूनी माहिरीन का तो ये कहना है कि क्योंकि ये नहीं की गई तो लिहाजा इसका इन्फ्रेंस ये ड्रॉ होगा कि वफाकी हुकूमत तस्लीम कर चुकी है कि नवाज़ शरीफ की सेहत दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये मामला भी 15 सितंबर को होगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े अहम मामला जो हैं वो भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एहतसाब रेफरेंस के अंदर तोशा खाना में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको एक एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया एहतसाब अदालत ने, और उसमें आसिफ जरदारी और दीगर जो अफराद हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है। तो अब ये तो मामला आप सब तक पहुंच ही चुके हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर हमने भी नज़र रखी हुई है, हम भी देख रहे हैं, हमारे सामने भी बहुत कुछ हो रहा है। उनमें एक तो ये है कि कुछ अहम मुकदमात हैं उनके हवाले से बेंचेस तब्दील हो रहे हैं, आखिर वो क्यों हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये हम आपको बाद में हमारे जो है वो डिस्कशन में हम आगे चल के इस पे बड़ा ही अहम मुद्दा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टेन्योर के हवाले से क्या कुछ सोचा जा रहा है और कहाँ किस हवाले से क्या होने जा रहा है या हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब जो है वो हमें धोखा दे गए आज, और धोखा इस वजह से दे गए कि हमसे वादा किया कि वो पहुँचेंगे लेकिन वो नहीं पहुँचे, तो उनकी गैर हाज़िरी आप सब ने लगानी है और ज़रा उनसे पूछिएगा कि वो क्यों नहीं आए। हसनात साहब, यार आपको पता है कि वो एक जस्टिस काजी फाइज़ के बेंच में एक केस लगा था जिसमें जो नैब की मैटर से मुतल्लिक था, और उसमें फिर ये पता लगा कि जनाब कुछ 5, 6, 7 सवालात जो हैं जस्टिस काजी फाइज़ ने केस में रखे थे, और उसमें ये था कि ये नैब में के अंदर तकर्रियाँ कैसे होती हैं, इनका तफ्तीश का तरीक़ाकार क्या है, और ख़ुसूसी तौर पे इरफान मंगी साहब चेयरमैन नैब की पावर्स के हवाले से। तो वो मुकदमा दोबारा कब लग रहा है और कहाँ लग रहा है? जी हाँ, बोल रहे हैं आप। शुक्रिया क़य्यूम साहब। जैसा कि आपको पता है कि 14 सितंबर से नया अदालती साल शुरू होने वाला है, और उसमें हमने देखा है कि 8 बेंचेस बने हैं क्योंकि डिस्पोजल बहुत ज़्यादा अब फोकस होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। 45,500 केस अभी ज़ेर इल्तवा हैं। जब से चीफ जस्टिस मौजूदा हैं 3500 केस इनकी टेनोर में बढ़ गए। ओवरऑल जो है वो उसमें मेरी बात हो रही थी लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी से, तो उनसे मैंने पूछा कि मुल्क के अंदर ओवरऑल क्या सूरत रही, तो उन्होंने कहा 2 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं केस पेंडिंग जो है अदालतों के अंदर। वो ये है कि और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40,000 से बढ़ के कहाँ पहुँच गए? 45,000 हो गए हैं, और ये 3500 सिर्फ एक साल में हुई हैं। ये अब कुछ लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से भी ये डिले हुआ है, ये भी, लेकिन एक बात सीधी है कि वो केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पर भी, जहाँ हमने मुस्तफ़ा एम्पेक्स बना यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के प्राइम मिनिस्टर को तो कहा है कि कैबिनेट में हर चीज़, लेकिन यहाँ फुल कोर्ट मीटिंग भी आपने देखा होगा साल में एक आध होती है मीटिंग, और एक प्रेस रिलीज वो PRO ने पहले से मतलब वो होता है कि जी ये चीज़ें डिस्कस हुई, इंस्टीट्यूशन ऐसी केसेस की बड़ी है ये वो, तो फुल कोर्ट मीटिंग तवातर से नहीं होती ये जो 2-3 कि ताकि वो ओनरशिप हो, एक केस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी को पॉलिसी बने, वो नहीं। गुज़श्ता क़य्यूम साहब 6 सालों में डबल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस। 2014 में 20,000 समथिंग थे, अब 45,000 हो गए। तो ये यानी 6 सालों में
जितना जुडिशरी ने 2 वज़ीर-ए-आज़म फारिग किए और भी जुडिशल एक्टिविज़म किया, लेकिन अपने मामलात में जो है ना वो चीज़ वो खैर इस पे तो हम अलग बात करेंगे। हुकूमत का जब 1 साल की कारकर्दगी या 100 दिन के बाद था ना इनका जी, प्लान आना, जी। तो उन्होंने एक बड़ी मीडिया मुहिम शुरू की थी, हम मसरूफ थे। जी 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 तो अदालतें भी मसरूफ थी, हर केसेस सुन रही थी, क्या हो गया है? नहीं वो ये चीज़ हम चलें इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है ना कि भाई ये स्ट्रेटजी वो केस मैनेजमेंट सिस्टम कि जी हम अब आइंदा इस तरह करेंगे, वो अभी तक कोई सीधी बात है नहीं आया। एक दफ़ा आपको याद है कि कोविड में जैसे काजी फैसल ने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया था कि अगर लोग वकील नहीं आ सकते तो हम वो वीडियो लिंक के जरिए जिस तरह अमेरिका इंडिया में चल रहा है हाँ। उस तरह करें, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कुछ नहीं पेशरफ नहीं हुई। खैर वो चीज़ तो होगी। असल चीज़ जो अब है कि अदालती साल शुरू होने वाला है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है वो मेरे ख्याल में वो एक तो वो जजमेंट आनी है जस्टिस काजी फैसल के हवाले से, वो मेरा ख्याल है कि मे बी नेक्स्ट वीक या उससे अगले इसी महीने में चांसेस तो ये हैं कि जिस तरह बताया जा रहा है कि जजेस अब ज़्यादातर वो उनका चैम्बर वर्क है वो बिजी उसी काम में लगे हुए हैं, वो फाइनल टचेस में। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि हेड कर रहे थे इस 10 रुकनी फुल कोर्ट को, पिछले 2 हफ्ते से तो वो बेंच नहीं कर रहे हैं, वो चैम्बर वर्क ही कर रहे हैं, यही पता लग रहा है। जी तो अब जो अब बात कर रहे थे कि वो जो हाँ वो तो आप भूल ही गए थे, आपने पेंडेंसी में मुझे ऐसा फंसाया है, उस तरफ आप असल खबर है, असल खबर जो है उसकी तरफ आए, खबर आए वो ये है कि काजी फैसल ईसा साहब ही वो मुकदमा सुनेंगे या कोई और सुनेगा? देखिए जस्टिस काजी फैसल और मुशीर आलम साहब का बेंच, ये बेंच अमूमन कहते हैं जो लॉ ऑफिसर वगैरह वो कहते हैं ये बड़ा डेंजरस बेंच है। इसी बेंच ने वो फैजाबाद धरने की भी जजमेंट दी थी। हाँ। तो ये बेंच जो है इसमें एग्जीक्यूटिव को भी कम से कम इसमें ये तो अब इन्होंने एक 100 मोटो लिया, अगला जो 14 के बाद का शुरू होने वाला साल इन्होंने एक 100 मोटो लिया पिछले महीने, 100 मोटो पिछले जुलाई में मेरा ख्याल लिया, अगस्त में। वो तो एक बेल का मैटर आया था ना, वो उस बंदा जो नैब का बंदा बन के और फिर जो है ना वो सबको फोन करता था। लेकिन जो 100 मोटो था, 100 मोटो का बाकायदा नोट जारी हुआ था 2-3 पेजेस का जुडिशियल ऑर्डर। उसमें ये हुआ था कि चेयरमैन नैब जो डीजी अपॉइंट करते हैं वो 25G के तहत जो चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है, और वो FPSC के थ्रू या नहीं होता, वो चेयरमैन नैब जिसको मर्जी डीजी जो है ना वो उनका जो क्राइटेरिया है वो करते हैं। और उसमें यह है कि चेयरमैन नैब जो एक्ट करेंगे विद अकॉर्डेंस विद रूल्स। लेकिन मजे की बात है कि यूम साहब 21 साल में नैब के कोई रूल्स ही नहीं बने थे। 34 साल नहीं 21 साल हो गए ना, ज्यादा हो गया, देखे ना 99 21 साल हो गए, 21 साल में रूल्स नहीं बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने फाइल तो की है जिसके अंदर चेयरमैन ने अपनी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार भी ले लिया। इसी केस में ये हुआ कि उन्होंने ये तो बताया कि एक तो बताया कि जो डीजी अपॉइंट हुई हैं इनका इख्तियार नहीं, इनका रिकॉर्ड बताएं कि किस तरह अपॉइंट किए गए हैं जो अभी डीजी काम कर, इनका भी, और दूसरा जो ये रूल्स के हवाले से पेशरफ्त बताएं कि क्या है। आपको याद होगा जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस काजी फैसल ने ये डीजी नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये मामला उठाया था, और कुछ डीजी जो आए थे डिफेंस मिनिस्ट्री से रिटायर्ड नहीं सर्विंग जो मिलिट्री ऑफिसर थे वो जो नैब में तैनात हुए उनकी अपॉइंटमेंट जो है फारिग की थी। लेकिन आपको पता है कि उसमें ये बच गए थे, हालांकि कंप्यूटर साइंस की डिग्री का बड़ा जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम रिटायर हो गए, ठीक है, उसके बाद ये मामला दब गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसमें रिव्यू फाइल किया कि जी नहीं डीजी वो ठीक लगे थे नैब में। डिफेंस मिनिस्ट्री का नैब में क्या, मैं तो हैरान हूँ कि ये नहीं क्या नेक्सस है डिफेंस मिनिस्ट्री और नैब। अब ये है कि वो मामला केस लग गया मंगल को। वो तो हुदैबिया पेपर्स मिल्स में आपने नहीं देखा था जो काजी फैसल ने किया था, और उसके बाद जो नैब की तरफ से रिव्यू किस बात पे आया था? अच्छा वो जो 100 मोटो है जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस मुशीर आलम ने लिया था वो लग गया है, लेकिन बेंच जो है वो बेंच नंबर 1 है, बेंच नंबर 1 में जो है ये केस लगेगा। अच्छा क्या ये प्रैक्टिस है, मतलब आप जो अकॉर्डिंग टू द कॉज लिस्ट, ठीक है ना, वो आया है, यही केस जो कि जस्टिस काजी फैसल के बेंच में लगा था, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में लगा दिया गया है। जी जी ठीक है जी। अब वो बेंच सुनेगा। अब काजी फैसल इस केस को नहीं सुनेंगे, या काजी साहब भी उस बेंच में हैं या नहीं है? देखें ये बेंच नंबर 1 में लगा है, अभी बेंच में कम से कम काजी साहब तो उस बेंच में नहीं थे हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई थी नैब के भी, तो उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाएं इसमें, क्योंकि नैब के और बहुत से मामलात हैं जिसमें चेयरमैन नैब की पावर और बेल मैटर के इशू पे कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में एक व्यू जो है जस्टिस मकबूल बाकर का है जिसमें यह है कि सिविल लिबर्टी की बात करता है, एक व्यू है जो दूसरा जस्टिस काजी अमीन साहब का है कि नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन हम पर ना हो, अगर एक जो है ना वो ऐसे हर बंदे को बेल नहीं दी जा सकती, उनका जो है कंजर्वेटिव
थोड़ा सा सख्त क्राइटेरिया है बेल देने में, और लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर साहब का ज़रा थोड़ा सा और तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग व्यू आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, ये था कि एक लार्जर बेंच बने और लार्जर बेंच में व्यू भी हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जजेस, ऐसा ना हो कि डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल हो के, क्योंकि ऐसे जजेस जो नीचे से जो 5 सीनियर मोस्ट हों, जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल हैं, जस्टिस काजी फाइज हैं, जस्टिस मकबूल बाकर हैं, इन ये 5 जजेस हों, ये जो है ना नैब के वही जो आसिफ सईद खोसा साहब ने जो एक प्रिंसिपल बनाया था कि जितने भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकन लार्जर बेंच बने जी, लेकिन वो नहीं जाहिर है वो तो इस साल सीधी बात है वो तरीका वो तो जो बेंच ही नहीं वो जो कोविड के हवाले से भी जो केस लगाया गया, हमने देखा कि वो उसमें सीनियरिटी की बुनियाद पे बेंचेस नहीं बने, मे भी जजेस की अवेलेबल ना हो, लेकिन सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं था, सीनियर मोस्ट और जूनियर, ये तो होगी। ये मामला है कि वो की तरफ भी चलते हैं यार, ये तो बहुत हमने लंबी आपने खींच दी है, बहुत खुश्क हो गया। ठीक है, वो नैब कह रहा है कि लार्जर बेंच बनाए, एक नैब तो गवर्नमेंट भी कह रही है, और एक और भी रूल ये है कि चेयरमैन नैब ने कहा है कि मैं अपने आप को जब तक कोई नया चेयरमैन नैब नहीं आता तो मैं अपनी टाइम टेन्योर बढ़ा भी सकता हूँ। ये बड़े बिल्कुल ये अच्छा है ना, रूल्स के अंदर रह के जो मर्जी करी जाए। जी। लेकिन आया ये रूल्स हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर है मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल जो है बड़ा इसमें इंडिपेंडेंट व्यू लेंगे। एक और केस भी है यार, वो तुम भूल गए, लार्जर बेंच की आपने बात की ना, तो मुझे उससे भी जो है ना वो पता लगा। एक याद है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उनकी एक जजमेंट है नारकोटिक्स के ऊपर। ठीक है, अब सुना है कि वो उसको रिविजिट करने के हवाले से जो है कोई लार्जर बेंच भी बन रहा है, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं। रिव्यू वो ये है कि क़य्यूम साहब उनके 2 फैसले हैं, एक 2018 में आया था कि नारकोटिक्स के जो लॉ है उसमें उन्होंने ये बताया था कि लैब जो रिपोर्ट आती है जो वो उस रिपोर्ट में ये प्रोटोकॉल हैं, ये आपने इनको अवॉइड करना। अगर नहीं होगा तो ये उस पर अक्यूज जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन करके उसको बेनिफिट मिल सकता है, ये वो क्राइटेरिया था। ANF काफ़ी ज़्यादा उस पर परेशान थी, क्योंकि इसमें जो है कन्विक्शन रेट बहुत लो हो गया कि जी लोग जो है छूट रहे हैं, और उन्होंने मजे की बात एक और फैसला किया, प्रोटोकॉल नहीं देखना, लेबॉर्टरी नहीं ठीक करनी है। उन्होंने वो बेसिकली अब राना सनाउल्लाह साहब का भी केस है, तो अच्छा वो नहीं तो राना साहब का केस तो अभी ट्रायल है यार, आप कहाँ ले जाते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे केस राना सनाउल्लाह का केस तो मैं वैसे बता रहा हूँ, हाँ एक बड़ा पॉलिटिकल केस तो है कि जिसके अंदर पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ क्या हुआ, किधर हुआ। अगर लैब की रिपोर्टें और प्रोटोकॉल लेने पड़ जाएं तो वो यही चीज़ें हैं ना कि वो प्रोटोकॉल बड़े क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अब उस हवाले से जस्टिस काजी अमीन साहब का एक नोट था कि जी ये इन हालात में हमारे मुल्क में ये जो प्रोटोकॉल है इसमें ये भी देखना है कि क्योंकि इसमें बंदे छूट भी रहे हैं बड़े, और इसको दोबारा कंसिडर किया जाए मामला लार्जर बेंच। ये जनवरी में उन्होंने 2 रुकनी बेंच थे, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस काजी अमीन साहब, उन्होंने ये चीफ जस्टिस को मामला भेज दिया। तो ANF काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी ये वो, लेकिन क्या है कि 16 तारीख लार्जर बेंच बन गया। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है, लेकिन मजे की बात जो ऑथर जज है, कौन से जज हैं उसमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं, जस्टिस हेड तो कर रहे हैं ना जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस सदात तारिक हैं, जस्टिस काजी अमीन है, और जस्टिस मियां खेल मेरा ख्याल है, मतलब क्रिमिनल लॉ को देखने वाले तमाम बड़े जजेस। लेकिन जिन्होंने जजमेंट लिखी काजी फाइसा साहब नहीं सॉरी जस्टिस मंसूर अली शाह और आसिफ सईद खोसा साहब की वो जजमेंट थी, और मुशीर आलम साहब भी एक उनकी जजमेंट में थे, एक जजमेंट में थे, क्योंकि एक जजमेंट उन्होंने प्रोटोकॉल, दूसरी जजमेंट उन्होंने कहा ये कापी जो है सारे लोअर कोर्ट में दी जाए कि इन चीज़ों को, ये जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है इसको फॉलो सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, तो वो अब ये है कि वो जैसे मंसूर अली शाह उस बेंच में नहीं है। ओके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो वैसे मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट है कि ये यानी इस पे वकील हजरात जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जी जो ऑथर जज है अगर वो अवेलेबल ही हैं, ऑथर जज तो हैं, लेकिन ये कोई रिव्यू तो नहीं है। रिव्यू तो नहीं है, ये तो रिविजिट कर रहे हैं ना, तो रिव्यू नहीं है, तो इस मेरा ख्याल नहीं है कि उसमें क्या। हाँ ठीक है, मतलब अमूमन अब क्या कह सकते हैं आप ज़ाहिर है, मतलब लेकिन ये है कि अगर वो भी होते तो पता लगता कि ज़्यादा अच्छा तरीके से कन्विंस वो भी हो जाते में भी, या वो किसी को कर लेते कन्विंस। हाँ नहीं, लेकिन अपनी ही जजमेंट को रिविजिट, बात तो ये मज़ा तो यही है ना कि एक कानूनी तौर पे जजमेंट इतनी पक्की हो कि वो रिविजिट ना हो। जज रिटायर होते हैं ना तो वो रिविजिट होते हैं। साकिब निसार साहब की जजमेंट रिविजिट हुई है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की रिविजिट हुई है। अब ये है कि जो सर्विंग जजेस हैं उनकी जजमेंट रिविजिट के लिए ये होता है कि अमूमन
अमूमन ये होता है कि अगर उनको बेंच में बिठाए, अदरवाइज ये होता है कि अगर कन्फ्लिक्टिंग व्यू आ जाए तो वो फिर चलता रहता है जब तक वो रिटायर हो जाए, तो फिर उसके बाद लार्जर बेंच बनता है। इस दफ़ा ये हुआ है कि जब वो हैं मतलब वो इस प्रिंसिपल सीट पे भी हैं, यहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन वो लार्जर बेंच में नहीं है। देखें क्या होता है। अब वो बेंच जब 16 तारीख को केस उठाएगा तो उसके बाद पता चले कि मे बी जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, उनका वो मजे की बात, एक बेंच में वो बैठे थे उनके साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। तो चले, मेरे ख्याल में अंधेरा भी हो रहा है और वक्त भी गुजर काफ़ी हो गया। तो वो जो हमने आपसे बात की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेन्योर के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, तो हमारी गुफ्तगू जो है उस पर जारी रहेगी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी आपकी गुफ्तगू जो है वो लंबी हो जाती है, ज़रा छोटी वीडियोस बनाया करें। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ नासिर इकबाल भी होंगे, उनके पास भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है और फिर हम खंगालेंगे ये क्या मामला है। मुद्दत के तयन के हवाले से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, अगली वीडियो के लिए तक हम इंतज़ार कीजिए। तो ये अदालतों के अंदर होने वाली मुख्तलिफ वो मामला जिनको हम समझ रहे हैं कि अहम हैं। एक और मामला भी है और वो ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रीजनिंग कब आती है। आज भी हम एक लॉ ऑफिसर के पास बैठे हुए थे और एक अहम, हम ये इसमें नहीं बताएंगे, तो वो ARU की तकदीर के हवाले से कुछ कंफ्यूज थे। और एक बड़ी हैरत की बात है, जब से ये फैसला आया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, एसेट रिकवरी यूनिट की कार्रवाइयाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।